मेरे मित्रों, मैं अखिलेश कुमार आप लोगों का पुनः स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। आज का वीडियो सामान्य हिंदी भाग 2। मेरे मित्र, इस भाग में जैसा कि मैंने आपको कल पढ़ाया वर्णों के विषय में, उसके साथ में आज हम आप लोगों को कुछ शॉर्टकट तरीके से पढ़ाएंगे, जिसको आप कॉपी और पेन लेकर के बैठिए और उसको नोट डाउन करते जाइए। मेरे मित्रों, अगर आपको हमारे इस वीडियो के अगर PDF चाहिए हैं तो आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेरे मित्रों, मैं यूट्यूब पर हिस्ट्री, हिंदी और कंप्यूटर से संबंधित क्लासें इस समय ले रहा हूं। अगर आपको कुछ भी इनसे संबंधित देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर के संबंधित वीडियो को देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है। चलिए अब हम आपको हिंदी सामान्य हिंदी भाग 2 की तरफ लेके चलते हैं। मेरे मित्रों, जिसका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विधन होता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको मेरे मित्र वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा विधन के, मतलब किसी बाधा के बिना अगर जिसका उच्चारण होता है उसे हम वर्ण कहते हैं। ठीक है। इसके बाद जिसका क्षर ना हो उसे क्या कहते हैं? उसे अक्षर कहते हैं। ये चीज मैंने आपको कल भी बताई थी, उसी का आज रिवीजन करवा रहे हैं मेरे मित्र। अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? अक्षर के प्रकार 2 प्रकार के अक्षर, बुद्धाक्षर और मुक्ताक्षर। वे अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि हलंत के साथ होती है उन्हें बुद्धाक्षर कहते हैं, जैसे नाम, आप, मान आदि। जिसके नीचे अक्षर के नीचे हलंत का चिन्ह जो लगा हुआ है, जिन अक्षरों के नीचे जिन अक्षरों में ये हलंत लग जाता है उन अक्षरों को हम बुद्धाक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? बुद्धाक्षर कहते हैं। इसके बाद मित्र, वे अक्षर जिनकी अंतिम ध्वनि स्वर के साथ होती है उन्हें हम मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे न, क, को, प, ट। इसके अंत में आप देख रहे हैं कि स्वर का बोध होता है, इसलिए हम इनको मुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। मेरे मित्र, जिन अक्षरों के बाद में स्वर ध्वनि का उच्चारण होता हो उनको हम क्या कहते हैं? मुक्ताक्षर कहते हैं। मुक्ताक्षर कहते हैं। मुक्ताक्षर कहते हैं, जैसे का, को, पा, टा आदि मुक्ताक्षर की श्रेणी में आते हैं। मेरे मित्र, जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु के बिना किसी अवरोध के से मुख बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? जिन ध्वनियों के उच्चारण में वायु बिना किसी अवरोध के मुख से बाहर निकलती है उसे क्या कहते हैं? अर्थ, जब हम कोई बात को बोलते हैं तो अगर वायु बिना रुकावट के बाहर निकलती है तो उनको हम स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? उनको हम स्वर कहते हैं। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिनके उच्चारण में कम स्वर लगता है उनको हम हास्य स्वर कहते हैं। ये मैंने आपको कल भी बताया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा और आप वहाँ पे जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। अब इसके बाद में हास्य स्वर। हास्य स्वर मैंने आपको कल भी बताया था, फिर बता रहे हैं। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। हास्य स्वर की संख्या 4 होती है। आ, ई, उ और री, ये 4 होती है। ये क्या होते हैं? ये हास्य स्वर कहे जाते हैं। मित्रों, इसके बाद व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का प्रयोग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदल जाता है उसे क्या कहते हैं?
मेरे मित्रों, ये भी मैंने आपको कल बताया था कि व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है, मतलब किसी हम व्यंजन के साथ में स्वर को जोड़ देते हैं तो उसके वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है, मतलब कि कोई भी जो रूप बदलता है, व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तो उस ये यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है, स्वर का योग। मेरे मित्र, स्वर का योग जैसे मान लीजिए कि बड़ा आ, अब बड़ा आ है, बड़ा आ के आगे अगर हम बनाएंगे तो डंडा होता है ना इसकी, और इसको हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं मात्रा। क्या कहते हैं इसको कहते हैं हम मात्रा। और तो कहने का अर्थ कि तो उसका रूप क्या हो जाता है? मात्रा में आ जाता है। बड़ा आ किस में आ गया? मात्रा के रूप में आ गया। तो व्यंजनों के अनेक प्रकार के उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए जब उनके साथ स्वर का योग होता है तब स्वर का वास्तविक रूप जिस रूप में बदलता है उसे क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मात्रा। जिनके उच्चारण में हास्य स्वर की अपेक्षा दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उनको भी मेरे मित्र, मैंने कल भी आपको पढ़ाया था, फिर बता रहे हैं, उनको मेरे मित्र दीर्घ स्वर कहा जाता है। अब दीर्घ स्वर कहा जाता है। इसके बाद दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं? तो बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ो ऊ, ए, आई, ओ, आओ, ये क्या है? ये इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 7। और हाथ स्वर की संख्या कितनी होती है? हाथ स्वर की संख्या होती है 4। और टोटल स्वर की संख्या कितनी होती है? तो कहेंगे 11। दीर्घ स्वर 7, हास्य स्वर 4 और टोटल स्वर 11 होते हैं। मेरे मित्र, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हास्य स्वर से दीर्घ स्वर में 2 गुना समय लगता है, अप्लुप्त स्वर में 3 गुना समय लगता है। उसे क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर वह स्वर हिंदी में नहीं चलता है। किस में नहीं चलता है? हिंदी में नहीं प्रयोग किया जाता है। उसको हम संस्कृत भाषा में प्रयोग करते हैं, जिसको हम ओम कहते हैं। क्या कहते हैं? ओम। मैंने आपको कल पढ़ाया था प्लुप्त स्वर। देखिए प्लुप्त स्वर क्या होता है? प्लुप्त स्वर में ए ओम होता है, इसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। और ये संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। किस में प्रयोग किया जाता है? संस्कृत भाषा में प्रयोग किया जाता है। प्लुप्त स्वर संस्कृत में चलता है, हिंदी में नहीं चलता है। किसी को बुलाने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है। ओम। मेरे मित्रों, इस चीज को आप समझ चुके होंगे। इसके बाद बात करते हैं मूल स्वर। मूल स्वर कितने होते हैं? तो मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कितनी होती है? मूल स्वरों की संख्या होती है 4। कौन कौन से? आ, ई, उ, रे। ये क्या होती है? ये 4 संख्या होती है। इसी तरीके से दीर्घ स्वर, इनकी संख्या होती है 7। 7। इसके बाद में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर क्या होते हैं? ये स्वर और व्यंजन के मिश्रण से तैयार होते हैं, इसीलिए इनको संयुक्त स्वर कहा जाता है। और इनकी संख्या होती है 4। और कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 होते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहा जाता है। तो संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है मेरे दोस्तों? 4। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये संयुक्त स्वर कहे जाते हैं। इसके बाद में विस्तृत स्वर की बात कर लेते हैं। विस्तृत स्वर में की संख्या होती है 1। कितनी होती है? 1। अब ये क्या होता है? ये होता है आ। क्या होता है? आ। अर्ध विस्तृत स्वर क्या होते हैं? अर्ध विस्तृत स्वर अ, ए, ओ, अ। ये होते हैं अर्ध विस्तृत स्वर। इनकी संख्या होती है 4। इसके बाद में संवृत्त स्वर। संवृत्त स्वर क्या होते हैं? ई, ऊ। ये होते हैं संवृत्त स्वर। इनकी संख्या होती है 4। मेरे मित्र नोट डाउन करते जाइएगा।
सारी चीज़ें। इसके बाद में अर्ध संवृत स्वर, ये 2 होते हैं, इनकी संख्या होती है 2। ये क्या होते हैं? ए औ। इसके बाद में अग्रस्वर, अग्रस्वर मैंने आपको कल पढ़ाया था, और इनकी संख्या होती है 4। ये ई ए आए, ये होते हैं आपके अग्रस्वर। केंद्रीय या मध्य स्वर, केंद्रीय या मध्य स्वर की संख्या होती है 1। क्या होती है? 1। ये होता है आ। इसके बाद में पाश्च स्वर, पाश्च स्वर, इन सभी चीज़ों के विषय में हमने डिटेल में वीडियो बनाया है, वो आप जरूर देख लीजिएगा। इसकी आ, उ, ओ, औ, अ, ये होते हैं पाश्च स्वर। इनकी संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। अर्धस्वर, ये 2 होते हैं, या ओ, ये होते हैं 2। इसके बाद में वर्णों, स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इनकी संख्या होती है 11। मूर्धन्य स्वर कौन सा होता है? री। दंतोष्ट स्वर कौन सा होता है? वा। दंत स्वर क्या होता है? रेल। अंग्रेजी से आए हुए शब्दावली में मात्राओं को आगत स्वर कहते हैं, जैसे डॉक्टर, ऊपर का ये जो चंद्रबिंदी वाला, कॉलेज, इसके ऊपर ये कॉल आदि। और ये क्या होता है? ये इस स्वर को कहा जाता है। ये क्या होता है? इसको कहा जाता है आगत स्वर। सॉरी, ये होता है जिसको हम कहते हैं आगत स्वर। आगत स्वर, आगत स्वर कहा जाता है इसको। आ, बड़ा आ, और बड़ा आ के ऊपर ये, बड़ा आ के ऊपर ये चंद्रबिंदी वाला, खाली ऊपर हलन चिन्ह, इसके ऊपर बिंदी नहीं लगाना है। इसको ये जहाँ पे लगा हुआ होता है, जैसे डॉक्टर लिखा जाता है, कॉलेज लिखा जाता है, काल लिखा जाता है, इसके ऊपर चिन्ह लगा दिया जाता है। ये चिन्ह जो होता है ये स्वर का चिन्ह होता है, लेकिन इसको हम आगत स्वर कहते हैं, क्योंकि इन अक्षरों को अगर हम देखें तो किसी न किसी तरीके से डॉक्टर शब्द जो होता है, इसको हिंदी में चिकित्सक कहते हैं, चिकित्सक कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको अंग्रेजी में डॉक्टर है तो ये किसी अंग्रेजी भाषा से आया हुआ शब्द है, तो इसलिए इसको हम आगत स्वर कहते हैं। कॉलेज, कॉलेज को हम क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। अब विद्यालय जो होता है, विद्यालय, अब यहाँ पे कॉलेज लिखा हुआ, कॉलेज किसका है? डायरेक्टली इंग्लिश का स्वर है, तो इसलिए इसको हम इंग्लिश से आगत स्वर की श्रेणी में रखते हैं। इसके बाद कॉल, कॉल क्या है? अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कॉल को हम बात कह सकते हैं, और जब बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हिंदी को क्या कहा गया? बात कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल। आइए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। स्वर तालिका उच्चारण स्थान के आधार पर। मेरे मित्रों, इस तालिका को आप भी बना लीजिएगा। कंठ से उच्चारण किसका किया जाता है? आ और आ। तालव्य से ई और ई। मूर्धन्य से रे। दंत से रेल। ओष्ठ से ऊ। और नसिक से अंग। कंठ से ए और कंठस्थ से ओ। मेरे मित्रों, ये सारणी आप लोग अवश्य बना लीजिएगा, इससे आपको जितने भी इसके स्थान हैं ज्ञात हो जाएंगे। चलिए मात्राओं पे थोड़ी बात कर लेते हैं। छोटा आ की कोई भी मात्रा नहीं होती है। बड़ा आ के लिए हम इस मात्रा का प्रयोग करते हैं, और जैसे हमें आप लिखना हो, ठीक है, आप में क्या है? बड़ा आ की ये जो मात्रा है, ये क्या है? बड़ा आ है, ये मात्रा है इसकी।
जिसको हम ये कहते हैं, ये देखिए लिखा हुआ है। इसके बाद में छोटी ई के लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। जैसे लिखना हो किरण, तो किरण में हमने मात्रा लगाई। इसके बाद में बड़ा ई की मात्रा ई, जिसको हम कीमती लिखना है तो हमने ये लगा दी। छोटा ऊ, छोटा ऊ के लिए हमने ये मात्रा का प्रयोग किया। जैसे रुपया लिखना है, ठीक है, रुपया में छोटा ऊ की मात्रा, देखिए कुछ छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा इस तरीके की होती है। जैसे में रूप लिखना है, मेरे मित्रों रूप और रुपया देखिए जरा थोड़ा सा आपको क्या अंतर लग रहा है। यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीचे के लिए घुमा दिया और यहाँ पे घुमा हुआ नहीं है, बस इतना ही अंतर होता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की मात्रा में। बड़ा ऊ की मात्रा में अगर हम रा के ऊपर प्रयोग करते हैं, जब रे के लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। जो नीचे के लिए कृपा, रा की मात्रा अपने लोग कृपा है, कृषक है, ये लिखते हैं, तो यहाँ पे इस मात्रा का प्रयोग करते हैं। ए के लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं केवल। ए के लिए कैसे। ओ के लिए इस मात्रा का प्रयोग करते हैं कोमल। इसके बाद में ओ के लिए ये डबल मात्रा का प्रयोग करते हैं कौशल। इस तरीके से ये मात्राएं हैं, इनको आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको मात्राओं का ज्ञान हो जाएगा। उच्चारण स्थान के आधार पर आइए थोड़ा सा हम ध्यान देते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह से बाहर निकलती है उन्हें मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। आ ई ऊ ए आओ ओ आओ, ऐसे स्वर हैं जिन पे हवा सीधे मुंह से निकलती है, उनको हम मौखिक या निरनुनासिक स्वर कहते हैं। मेरे मित्र इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इधर उधर, आप, अपना, घर इत्यादि निरनुनासिक उदाहरण है। जिन स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होता है उन्हें अनुनासिक स्वर कहते हैं। इनका संकेत चंद्र बिंदु है, जैसे गांव, दांत, आंगन, सांचा। अगर जहाँ पे चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे अनुनासिक स्वर होता है। कौन सा होता है? अनुनासिक स्वर होता है। पहचान क्या होती है? चंद्र बिंदु। जैसे गांव, दांत, आंगन, क्या होता है इसमें हमारे मुंह से और नाक से दोनों से हवा निकलती है, तो इसलिए इनको अनुनासिक स्वर कहते हैं। अनुस्वर, ये स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसका संकेत चिन्ह होता है, ये होता है जैसे कंकड़, अंग, अंगूर आदि। विसर्ग क्या होता है? तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मतलब कि अंग वाला जो बिंदी होता है, ये जहाँ पे लगा हुआ होता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको अनुस्वर कहते हैं। अब इसके बाद में बात कर लेते हैं विसर्ग की। विसर्ग आहा वाला जो चिन्ह होता है, ये वाला आहा, आहा, ये इसका जो चिन्ह होता है इसको हम विसर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे मित्र? विसर्ग कहते हैं। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अगर आपको इसकी डिटेल की वीडियो चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, और ये वीडियो 1 जरूर देख लीजिएगा, उसमें आपको इन सभी चीज़ों के बारे में विस्तृत रूप से समझाया गया है। मेरे मित्र, स्वरों की विशेषताओं के विषय में हम थोड़ा देख लेते हैं। सभी स्वर सघोष होते हैं क्योंकि स्वरों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में अपेक्षाकृत अधिक कंपन होता है। क्या होता है? सभी स्वर सघोष होते हैं। मतलब कोई पूछ दे कि सघोष अघोष अगर आपसे पूछता है, तो अगर स्वर दिया हुआ है तो आप उसको सघोष ही लगाइए। सभी स्वर सघोष होते हैं। पहली चीज, स्वर जीवा या ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। स्वर जीवा ओष्ठ का कहीं भी स्पर्श नहीं करते हैं। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। आ ई उ, इस तरीके से उसका देर तक उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन हम व्यंजन का नहीं कर सकते। जैसे का करोगे तो आगे आ गया जो स्वर में बदल जाएगा,
इसलिए क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण। मतलब इस तरीके से हम उसका देर तक उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अगर हम देर तक उच्चारण करते हैं तो वो किसी न किसी स्वर का रूप ले लेता है, तो इसलिए हम स्वरों का ही उच्चारण देर तक कर सकते हैं। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जिह्वा भिन्न आकारों से धारण करके श्वास वायु की निकलने की स्थिति में अंतर उत्पन्न कर देती है। स्वरों की अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक सुना जा सकता है। स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, लेकिन व्यंजनों का नहीं। स्वरों के उच्चारण के समय मुख विवर में जिह्वा भिन्न आकारों से धारण करके श्वास वायु को निकलने की स्थिति में अंतर उत्पन्न कर देती है। स्वरों की अपेक्षाकृत अधिक दूरी तक सुना जा सकता है, मतलब कि स्वरों को अपेक्षाकृत व्यंजन से अधिक देर तक सुना जा सकता है। स्वरों को अपेक्षाकृत अधिक दूर तक सुना जा सकता है, जबकि व्यंजन को नहीं। जैसे हम ओम का उच्चारण करते हैं तो ओम, देर तक उसको हम उच्चारण कर सकते हैं, लेकिन व्यंजनों के बिना किसी स्वर के उच्चारण सरलता से नहीं हो सकता है। अगर हम व्यंजन का कोई उच्चारण करना चाहते हैं तो उसमें जब तक हम स्वर को नहीं मिलाएंगे तब तक हम उसको देर तक उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे का, जब हम का तो आगे आ की आवाज़ आ रही, मतलब कि स्वर की आवाज़ आ रही है। हम का को कहने के बाद में आ को जोड़ देते हैं, जो स्वर में मिश्रित हो जाता है। स्वरों में स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। स्वराघात वहन करने की क्षमता होती है। स्वर व्यंजनों के साथ मिलकर अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं। अक्षर का निर्माण करने के लिए स्वर और व्यंजन को मिला के हम अक्षरों का निर्माण कर सकते हैं। इतनी चीज आपको समझ में आई मेरे मित्रों? नोट डाउन करते चलिएगा। मुख विवर खुलने के आधार पर विवर्त जिन स्वरों का उच्चारण मुख पूरा खुलता है उसे विवर्त स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? विवर्त स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख पूरा खुलता है उसे विवृत स्वर कहते हैं। अर्धविवृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख आधा खुलता है उसे अर्धवृत स्वर कहते हैं। अर्धवृत स्वर कहते हैं, जैसे अ, ए, ओ। संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं, जैसे ई, उ। अर्ध संवृत वे स्वर जिनके उच्चारण में मुख्य संवृत की अपेक्षा खुलता है अर्थात बंद रहता है उन्हें अर्धविमृत कहते हैं। ए, ओ, ये क्या है, इस तरीके से आपको ये समझ लेने हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो अपने मित्रों के साथ में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।